मैथ्स में आयतन के पार्ट में हमने अब तक 2 एपिसोड अपलोड किए हैं और उन दोनों एपिसोड में हमने घन और घनाभ की चर्चा की थी। एक क्वेश्चन घन घनाभ का और देखेंगे और आज हम आगे चलेंगे गोला, बेलन, शंकु आदि में। तो पहले एक क्वेश्चन है बहुत अच्छा, और ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया क्योंकि इस पैटर्न पर उन्होंने पहले भी क्वेश्चन पूछे हैं, तो हमारा थोड़ा अभ्यास हो जाए और हम उस चीज़ के लिए तैयार हो जाएं कि अगर ऐसे सवाल भी आ जाएं तो हमारे पास परीक्षा हॉल में जवाब होना चाहिए कि कैसे करें ऐसे सवालों को। प्रश्न कह रहा है कि एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई ABC दी है और इसका जो आयतन है वो V है घन इकाई में, और इसका अगर संपूर्ण पृष्ठों का क्षेत्रफल S है तो पूछा है कि 1/V का मान कितना होगा। अब इसका जो रिलेशन है वो हमें S और ABC के रूप में निकालना है, जिसके 4 विकल्प आपको दिए गए हैं। ये बहुत अच्छा सवाल है। अगर आप ध्यान से देखें तो हमें 1/V निकालना है। अब हमें 2 सूत्र लगाने हैं। पहला सूत्र जो हमारा काम आएगा यहाँ पर वो क्या आएगा कि एक घनाभ का जो आयतन होता है वो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यानी जो वॉल्यूम होगा वो A इंटू B इंटू C होगा। अगर हमारा आयतन V जो है अगर वो A इंटू B इंटू C है तो हमारे लिए S का मान कितना होगा। S क्या है यहाँ पे? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब घनाभ के केस में 6 आयत बनते हैं, आमने सामने के आयत बराबर होते हैं, और लंबाई गुणा चौड़ाई, चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ऊंचाई गुणा लंबाई, ये तीनों डायमेंशन आते हैं और वो भी 2 गुना में। तो S बराबर हो जाएगा 2। अब लंबाई गुणा चौड़ाई को एक साथ लेंगे तो AB, BC और AC ये डबल हो गए, लंबाई गुणा चौड़ाई, चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ऊंचाई गुणा लंबाई। अब ये 2 रिलेशन हमें ऑलरेडी दे रखे हैं। अब हमसे ये पूछ रहा है कि 1/V का मान कितना होगा। अब 1/V को अगर हमें S के संदर्भ में निकालना है तो सबसे बढ़िया क्या रहेगा कि अपन 1/V निकालने के बजाय S/V निकाल लेते हैं। अब S/V क्यों निकाल रहे हैं? ताकि अगर इस S को अगर हम इधर भेज दें तो ये 1/V मिल जाएगा। तो अब S/V का मान कितना होगा? S का मान लिख लीजिए 2AB प्लस BC प्लस AC डिवाइडेड बाई V की जगह रख दीजिए ABC। अब जब हम इसको खोलेंगे इस एक्सप्रेशन को तो ये हो जाएगा 2। अब ये हो जाएगा AB बट्टा ABC, BC बट्टा ABC और AC बट्टा ABC। क्यों भाई? ये तीनों अलग अलग वैल्यूज हमें मिल जाएंगी। अब ऐसी स्थिति में अगर आप ध्यान दें तो ये क्या हो जाएगा? AB कट गए तो 1/C, BC कट गए तो 1/A और AC कट गए तो 1/B। तो यहां से हमें क्या मिला? S/V बराबर 2। अब अगर अपन इनको अल्फाबेटिकली सही क्रम में ले लें तो 1/A प्लस 1/B प्लस 1/C, ये वैल्यू हमें यहां से मिल गई। अब हमें निकालना है 1/V, तो S को अपन इधर भेज देंगे। और कॉमन सेंस क्या कहता है कि जब भी हम पक्षांतरण करते हैं प्लस माइनस में, माइनस प्लस में, गुणा भाग में, भाग गुणा में, अंश हर में, हर अंश में चला जाता है। तो ये हो जाएगा 1/V और ये जो S जो ऊपर है ये नीचे जाएगा तो ये हो जाएगा 2/S और मल्टीप्लीकेशन में 1/A प्लस 1/B प्लस 1/C। क्या इस प्रकार का कोई विकल्प है? तो आपका जवाब B हो जाएगा। तो ऐसे सवाल अगर आ जाए या मान लो यही क्वेश्चन रिपीट हो जाए सपोज कीजिए, तो यहां तो आप सीधा उत्तर भी याद रख सकते हैं कि ये होगा। बाकी अगर और कुछ आएगा आगे मैं दिखाऊंगा आपको, कुछ क्वेश्चन इस प्रकार से उन्होंने पूछे भी हैं। अब हम बात करते हैं अगली आकृति में, और इस आकृति का नाम है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, गोला। गोला बोले तो स्फीयर। जैसे हमारी पृथ्वी पूरी तरह गोला तो नहीं है, क्योंकि पृथ्वी की आकृति को एक अलग नाम दिया जाता है जियोइड, यानी पृथ्वी जैसा। लेकिन अगर हम पृथ्वी को एक गोला माने तो एक गोला कैसा होता है? एक गोला होता है इस बॉल जैसा। ये जो बॉल आप देख पा रहे हैं, मैं आपके लिए बॉल लेके आया हूं एक, इस बॉल जैसा गोला होता है। अगर हम इस गोले की बात करें तो इस गोले के अंदर का जो सेंटर है, कहीं भी देखें, अब उस गोले का सेंटर कैसे निकालें? तो अगर हम पृथ्वी
को अगर अपने गोला माने और ये हमारी जो पृथ्वी है, इसका जो धरातल है, इसके किसी भी एक सेंटर के पॉइंट पर खड़े हो जाएं और वहाँ से एक इतनी लंबी रस्सी ले लें जो पृथ्वी की पूरी उस बिंदु से हर जगह समान दूरी हो, चाहे ऊपर चाहे नीचे चाहे लेफ्ट चाहे राइट कहीं पर भी, तो वो उसकी त्रिज्या बन जाती है। ये जो गोला है, इस गोले के अगर एकदम सेंटर में खड़े हो जाए तो वहां से हर बिंदु की दूरी बराबर हो जाएगी। ये जो गोला होता है, इस गोले की अगर हम इसकी त्रिज्या, अब आप याद रखना त्रिज्या जो होती है वो अर्ध व्यास होता है, यानी व्यास जो होता है वो तो पूरा होता है और त्रिज्या आधी होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आप लोगों की सुविधा के लिए, अब और तो अर्धगोला मिला नहीं, तो मैं एक आधा कटा हुआ फल लाया हूं। ये आधा कटा हुआ फल, ये गोला है और ये अर्धगोला है, क्योंकि हमें दोनों ही चीजें पढ़नी है, गोला भी पढ़ना है, अर्धगोला भी पढ़ना है। अब ये जो आप देख पा रहे हैं अर्धगोला, इस अर्धगोले का अगर ये सेंटर मान लिया जाए, अगर ये सेंटर मान लिया जाए, तो यहां से जितना दूरी इस सबसे नीचे वाले बिंदु की होगी उतनी दूरी इसके चारों तरफ के हर बिंदु की होगी। समझना मेरी बात को? तो ये इसकी त्रिज्या हो जाती है। लेकिन अगर इस त्रिज्या को यहां से यहां तक देखा जाए तो त्रिज्या है, लेकिन अगर यहां से यहां के बीच की दूरी देखी जाए तो ये त्रिज्या न होकर त्रिज्या का दुगुना व्यास हो जाता है। इसलिए व्यास हमेशा त्रिज्या का दुगुना होता है और त्रिज्या को अर्धव्यास कहा जाता है। त्रिज्या अगर हम इसकी r मान लें तो गोले के अंदर भी दो ही चीजें पूछी जाती हैं। एक होता है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या सरफेस एरिया। इसका जो सरफेस एरिया जो होता है वो होता है 4πr², यानी एक वृत्त के क्षेत्रफल का 4 गुना। 4πr² इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। अब ये सूत्र आपको याद रखने हैं और ये बहुत मुश्किल नहीं है, 2 बार 3 बार अभ्यास करेंगे तो ये सारे इजीली याद भी हो जाएंगे। और इसका जो आयतन होता है, गोले का वॉल्यूम जो होता है वो होता है 4/3 πr³। पृष्ठीय क्षेत्रफल में हमेशा जो भी मात्रक आएगा वो वर्ग में आएगा, इसलिए या तो r अगर है तो r का स्क्वायर होगा, और कोई है तो उसमें 2 भुजाओं का गुणनफल होगा। आयतन में हमेशा 3 भुजाओं का गुणनफल होगा, चाहे वो त्रिज्या हो और चाहे गोले, चाहे घन घनाभ के आयतन के अंदर भुजा गुणा भुजा या लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई हो। आयतन में 3 आएंगे हमेशा मल्टीप्लीकेशन में, पृष्ठीय क्षेत्रफल में हमेशा 2 आएंगे। तो इससे भी याद रखने में थोड़ी आसानी हो जाती है। गोले का आयतन होता है 4/3 πr³ और पाई का मान कई बार प्रश्नों में दिया रहता है, हम 22/7 लेंगे। अगर मजबूरी में कभी जरूरत पड़ गई तो 3.14 लेंगे। और ये तो है गोला। अगर हम इसी गोले को काटकर आधा कर दें तो ये अर्धगोला हो गया। अब अर्धगोले में आप ध्यान दें तो इसका आयतन तो आधा हो गया, सीधा सीधा आप देख सकते हैं कि इसका आयतन तो आधा हो गया, जगह तो ये आधी घेरेगा। लेकिन अगर हम इसके चारों तरफ का देखें तो ये जो गोले में क्या होता है, अगर ये गोला है और इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब है कि अगर आप इसको चारों तरफ से पैक करना चाहते हैं, जैसे आप इसको एल्यूमिनियम फॉइल में रैप करना चाहते हैं, तो रैप करने के लिए कितना एल्यूमिनियम फॉइल चाहिए, उसका जो एरिया है वो आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल है। लेकिन इस पूरे को अगर मैं काट कर आधा कर दूं इसकी तरह, तो क्या होगा कि इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो आधा, यानी ये जो कर्व वाला है ये आधा तो आ जाएगा, लेकिन ये एरिया सामने आने के कारण ये एक वृत्ताकार एरिया और बढ़ जाएगा। इसलिए अगर आपके पास कभी भी अर्धगोला हो जाए, मान लीजिए अगर आपके पास में गोले की जगह अगर अर्धगोला आ गया तो क्या फर्क पड़ेगा? अर्धगोला आने से क्या फर्क पड़ेगा कि इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो इसका आधा तो हो जाएगा, जो वक्र पृष्ठ है, ये तो इसको बोलते हैं वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ हो जाएगा आधा। लेकिन ये एरिया भी ओपन हो गया तो इस एरिया का जो क्षेत्रफल है वो πr² और बढ़ जाएगा। तो इसका जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो 2πr² तो हो जाएगा, इसका आधा यानी 4 का आधा 2, और πr² हो जाएगा ये वृत्त जो आपके सामने ओपन है। क्योंकि अगर हमें इसको ढकना है तो इसके गोलाई वाले हिस्से को भी हमें ढकना पड़ेगा और इस हिस्से को भी ढकना पड़ेगा। तो एरिया अगर ये देखें तो वक्र
पृष्ठ तो चलो आधा हो गया, लेकिन ये एरिया भी तो खुल गया ना, तो इसलिए इसको भी ढकना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो 3 पाई r स्क्वायर हो जाएगा, और ये जो आयतन है वो इसका आधा हो जाएगा। तो अगर हम 4/3 पाई r क्यूब का आधा करें तो 2 का भाग 2 बार चला जाएगा, तो इसका सूत्र हो जाएगा 2/3 पाई r क्यूब। ये इसका एकदम बेसिक सा फॉर्मूला है। अब गोले में सवाल कैसे आते हैं? गोले में अलग अलग प्रकार के सवाल आते हैं। पहला, त्रिज्या देकर आयतन पूछ ले, त्रिज्या देकर पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ ले, पृष्ठीय क्षेत्रफल देकर त्रिज्या निकालने के लिए बोल दे, आयतन देकर त्रिज्या पूछ ले। ये तो हो गया एकदम फंडामेंटल क्वेश्चन। इसके अलावा और कैसे क्वेश्चन आते हैं? जैसे आपको बोल दिया कि त्रिज्या 10% बढ़ा दी, त्रिज्या 20% बढ़ा दी, त्रिज्या 10% कम कर दी, तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। या इसके अलावा ये सवाल भी आ सकता है कि एक गोला है, उसकी ये त्रिज्या है, उसको पिघलाया और हमने उसकी छोटी छोटी गोलियां बनाई, तो कितनी गोलियां बनेंगी। यानी यही सवाल बनते हैं, इसमें ज्यादा सवाल इसमें नहीं बनते हैं। अब एक एक सवाल हम इसके कुछ जो हैं वो डिस्कस करते हैं। जैसे प्रश्न क्या कह रहा है, यहीं से हम लोग शुरुआत करते हैं। ये कह रहा है कि एक घन है, उसका जो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल है और एक गोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आपस में बराबर है। पूछा है कि उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। अब यहां ये सवाल बहुत अच्छा हो गया, बहुत अच्छा सवाल हो गया। और ये मत सोचिएगा कि हमारे ऐसे सवाल नहीं आएंगे, ये नहीं का तो कोई सवाल उठता ही नहीं है। आ कुछ भी सकता है, कुछ भी पूछा जा सकता है, नहीं का तो प्रश्न ही नहीं बनता। पहले ये जो कह रहा है उसकी बात सुनते हैं। ये कह रहा है कि एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अगर मैं घन की भुजा को a मान लूं तो उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 6a स्क्वायर, क्योंकि घन में 6 भुजाएं होती है और हर भुजा वर्गाकार होती है, तो 6 वर्गों का क्षेत्रफल 6 भुजा स्क्वायर 6a स्क्वायर, ये इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल है। और ये कह रहा है कि ये बराबर है किसके, एक गोले के संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल के। तो एक गोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 4 पाई r स्क्वायर। ये क्या हो गया इनका, ये हो गया इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल, और ये कह रहा है दोनों आपस में बराबर हैं। अब अगली चीज क्या आएगी यहां पे समझने वाली, क्या है कि ये a स्क्वायर है और ये r स्क्वायर है। अब ना तो हमें घन की भुजा पता और ना हमें गोले की त्रिज्या पता, लेकिन हमें एक चीज मिल सकती है यहां से, इनकी भुजा और त्रिज्या का अनुपात। यानी a के शब्दों में r मिल जाए, r के शब्दों में a मिल जाए, तो हम आगे जाकर a की जगह r या r की जगह a को रख सकते हैं। और इससे हमें क्या फायदा मिलेगा जरा देखना। यहां से मैं a की वैल्यू निकाल लेता हूं, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर बराबर 4 पाई बट्टा 6 r स्क्वायर। यहां से कुछ कट सकता है, तो 2 का पाड़ा 2 बार और 2 का पाड़ा 3 बार। यहां से मुझे क्या मिला, a स्क्वायर बराबर 2/3 पाई r स्क्वायर, या अगर मुझे a की वैल्यू निकालनी है तो √2/3 पाई, ये तो पूरा रूट में आ जाएगा और r अलग आ जाएगा क्योंकि r का स्क्वायर है। अब मुझे क्या मिल गया, घन की भुजा मिल गई। या घन की भुजा से त्रिज्या निकाल लेंगे या त्रिज्या से घन की भुजा निकाल लेंगे। निकालनी कुछ नहीं है, क्योंकि आगे जाकर भी हमें आयतनों का अनुपात ही निकालना है। चलिए अब हम इनके अनुपातों की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो पहले नाम किसका आया है, घन का, तो ऊपर को घन को रखेंगे, तो घन का आयतन हो जाएगा भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा a क्यूब, और गोले का आयतन हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब। क्यों, कोई दिक्कत नहीं। अब आप एक काम करो, जहां a था वहां ये वैल्यू रख दो, जहां a था वहां ये वैल्यू रख दो, तो हमें इसका क्यूब करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा √2/3 पाई और r, और इस पूरे का क्यूब और बट्टा में 4/3 पाई r क्यूब। ये वैल्यू हमारे पास बच गई। अब आगे क्या निकालना है, तो आगे भी देख लेते हैं क्या आएगा। अब देखिए इसको 3 बार करेंगे तो ये हो जाएगा √2/3 पाई गुणा √2/3 पाई गुणा √2/3 पाई, और r गुणा r क्या हो जाएगा भाई, r क्यूब। ये हो जाएगा r क्यूब, और बट्टा में क्या लिख देंगे, सेम एज इट इज
4/3 पाई आर क्यूब। अब आप देखो आर क्यूब से आर क्यूब कट गया ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए क्या होगा कि जब दो वैल्यू सेम हो और दोनों रूट में हो तो रूट रूट एक दूसरे की को आप कह सकते हैं रूल आउट कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। जैसे आपको अगर रूट एक्स को रूट एक्स से मल्टीप्लाई करना है तो रूट का मतलब है वर्गमूल, तो ये दोनों एक्स बना देंगे। तो इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन से आपको क्या मिल जाएगा, मैं यहां लिख रहा हूं आपकी सुविधा के लिए, ये हो जाएगा 2/3 पाई और एक वैल्यू बच जाएगी आपके पास में √2/3 पाई और बट्टा में क्या आया 4/3 पाई। अब आप ध्यान दें तो इसके भी पाई है, इसके भी पाई है, यहां भी 3 है, यहां भी 3 है, यहां 2 है और यहां 4 है, तो यहां 2 बच जाएगा। तो आप कंफ्यूज ना हो, मैं इस चीज को आगे लिख रहा हूं, चलो यही लिख देता हूं, कहीं जगह मिलेगी क्या, जगह नहीं है, हाँ कोई बात नहीं, पिछले पेज पे लिख देता हूं। तो आपके पास ऊपर क्या आया 2/3 पाई √2/3 पाई और बट्टा में आया 4/3 पाई। आर क्यूब तो कट गया था तो पाई से पाई कट गया, 3 से 3 कट गया, क्योंकि 3 से 3 इसलिए कटा कि ऊपर भी डिनोमिनेटर में और नीचे भी डिनोमिनेटर में है और ये 2 का भाग 2 बार। तो आपके पास वैल्यू आ गई √2/3 पाई और बट्टा में 2। क्यों? तो अब अपने पास में क्या बचता है, इस रूट को अगर हम पूरे को ले ले, पूरे को रूट ले ले तो ये हो जाएगा 2π/3 और ये जो 2 है ये बाहर है। अगर कोई वैल्यू बाहर हो और उसको रूट में ले जाना हो तो वर्ग कर दो और अगर वर्ग हो तो रूट से बाहर ले आओ, दोनों चीजें पॉसिबल होती है। तो मैं यहां लिख देता हूं 2 की जगह 4। अब 2 का पाड़ा 2 बार, तो आपके पास वैल्यू क्या आई, ऊपर तो रूट में पाई बचा और नीचे 3 दूनी 6 बचा। क्या ऐसा कोई मान है जिसमें ऊपर रूट में पाई है और नीचे 6 है? तो ये आपका जवाब हो जाएगा। ये वैसे बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल। हाँ इतना जरूर कहूंगा कि आप इस सवाल को याद कर सकते हैं तो परीक्षा में इतनी कैलकुलेशन से बच जाएंगे कि अगर किसी गोले का और किसी घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो और अगर घन और गोले के आयतनों का अनुपात पूछा जाए तो √π/√6 होगा। ये आप फ्यूचर के लिए याद रख सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं, मैं 2 सवाल ले रहा हूं एक साथ। एक गोले की त्रिज्या 6 सेमी है, इसका आयतन कितना होगा? बहुत सिंपल सी बात है, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब और सारे विकल्प हमें पाई में दिए गए हैं, सीधी वैल्यू पुट कर लीजिए 4/3 गुणा पाई गुणा 6 का क्यूब। अब 6 का क्यूब होता है 6 गुणा 6 गुणा 6 और वो होता है 216, लेकिन अभी भी हमारे पास 3 कट सकता है तो 3 का पाड़ा 2 बार आ गया। तो आपके पास वैल्यू आ गई 4 दूनी 8 और ये गुणा 6 गुणा 6 36 और 36 का जो 8 गुना होता है वो 288 होता है, 288 पाई। क्या ऑप्शन है हमारे पास 288 पाई? तो बिल्कुल ऐसा ऑप्शन है और बड़ा आराम से किया जा सकता है। ऐसे ही एक सवाल उल्टा दे दिया कि एक गोले का आयतन देकर हमसे इसकी त्रिज्या पूछ ली। अब हमें गोले का आयतन दिया हुआ है ये, अब इतनी बड़ी वैल्यू दे दी तो थोड़ा हमारे लिए मुश्किल काम हो गया। कोई बात नहीं, क्या मुश्किल होना है, जहां चाहे वहां राह है, तो ऐसा कोई मुश्किल काम नहीं है, बस इसको थोड़ा सा सॉल्व तरीके से करना है। जब हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो ये एक मिश्र भिन्न है, ये मिश्र भिन्न a सही b/c के रूप में है। जब हम इसको नॉर्मल भिन्न में बदलते हैं तो c को a से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2145 को पहले 21 से गुणा करेंगे, उसमें 11 जोड़ेंगे और वापस बट्टा में 21 लगा देंगे तो ये एक अनुचित भिन्न के रूप में बदल जाएगा। तो पहले 2145 को 21 से गुणा करो, तो 2100 को 21 से गुणा करने का मतलब है 21 का वर्ग करना। 21 का वर्ग होता है 441, तो ये 2100 है तो ये हो जाएगा 44100। अब 21 को 45 से गुणा और करना है, कर लेंगे। 21 का जो 45 का दुगुना 90 होता है तो 20 गुना 900 हो जाएगा, तो 21 गुना 945 हो जाएगा। इसमें आप 945 और जोड़ेंगे तो 100 में 900 जोड़ते ही 1000 होते हैं, तो ये हो जाएगा 45,000
और इसमें 45 और जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 45,045 और इसमें 11 और ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 45,056/21। हालांकि इसकी सिर्फ कैलकुलेशन टफ है, बाकी क्वेश्चन इजी है। अब ये आ गया हमारे पास में इसका आयतन। कोई बात नहीं, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब बराबर 45,056/21। तो यहां से हमें निकालनी है वैल्यू r की। तो हम जगह के हिसाब से चलते हैं, इसको मैं ये शेयर करूंगा भी आप लोगों के साथ, इसलिए मैं खाली जगह देख रहा हूं, जगह कम पड़ेगी। चलिए इस जगह को मैं खाली कर देता हूं क्योंकि ये सवाल आसान है, तो ये आसान है इसलिए इसकी जगह निकाल देता हूं आप लोगों के लिए। अब चलो आ जाते हैं, ये हो जाएगा r का मान निकालना है तो r क्यूब बराबर, जब जैसे ही हम r क्यूब का मान निकालना चाहते हैं इन दोनों को हम उधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा 45,056/21। ये तो पहले से है और ये 4/3 उधर जाकर 3/4 हो जाएगा और ये जो पाई है जो 22/7 है ये उधर जाकर उल्टा होकर 7/22 हो जाएगा। अब बस एक ही काम करना है, 7×21 खत्म हो जाएगा और ये हो जाएगा 45,056/22 चौके 88। अब आप चाहो तो 88 का भाग दे दो और 88 का अगर आप भाग नहीं देना चाहते तो भी कोई मुश्किल काम नहीं है। हम तो देखो मैथ के स्टूडेंट है इसलिए हम तो इजीली कर लेते हैं। आप चाहो तो एक काम करो, इसको 8 का भाग दे दो। तो 8 का भाग देंगे तो 45 में 8 का भाग गया 5 बार, 8 पंजे 40, बच गया 5, उतार लिया 0, हो गया 50, भाग गया 6 बार, आ गया 48, बच गया 2, उतार लिया 5, हो गया 25, भाग गया 3 बार, आ गया 24, बच गया 1, उतार लिया 6, हो गया 16, भाग गया 2 बार और नीचे 8 का भाग देंगे तो 11 बार जाएगा। ये आगे वैल्यू इतना तो आ सकता है। अब हम इसमें 11 का भाग दे देते हैं तो 56 में 11 का भाग 5 बार, 11 पंजे 55, उतार लिया 1, मतलब बच गया 1, उतार लिया 3, हो गए 13, 11 का भाग गया 1 बार, 11 दूनी 11 एकम 11, बच गया 2, उतार लिया 2, हो गया 22, भाग गया 2 बार, तो ये आ गया 512। तो r का क्यूब कितना आया 512 और 512 किसका क्यूब होता है 8 का। तो जानबूझकर मैं ऐसे क्वेश्चंस ले रहा हूं कि आपकी थोड़ी एक बार प्रैक्टिस हार्ड हो जाए ना, तो क्या होता है कि वही बात है, अगर आपने ट्रक का रास्ता बना दिया तो अल्टो को जाने में प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अगर आपने रास्ता ही अल्टो का बनाया है और कल को अगर ट्रक की जरूरत पड़ गई तो फिर दोनों तरफ तोड़फोड़ ही करनी पड़ेगी। यानी आप अपना शुरू से लेवल अच्छा रखेंगे, हाई रखेंगे, तो उससे लोअर लेवल के जब एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे तो आपको जोर ही नहीं आएगा। हाँ, जोर कब आएगा जब मैं इजी क्वेश्चन करवा दूं आपको राजी करने के लिए। जब परीक्षा में हार्ड क्वेश्चन आएगा तो आप बोलोगे कि हमें तो आसान सवाल बता दिए और इतने जटिल सवाल हमें बताए नहीं, हमसे हुए नहीं। कह रहा है 14 सेमी व्यास का एक अर्धगोला है, उसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। पहली चीज है कि आपको 14 सेमी व्यास दिया है। अगर गोले का व्यास अगर 14 सेमी है, डायमीटर अगर 14 सेमी है तो उसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो जाएगी, पहली चीज। दूसरी बात, ये अर्धगोला है और अर्धगोले का वक्र पृष्ठ पूछे तब तो 4 पाई r स्क्वायर का आधा 2 पाई r स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन अगर संपूर्ण पूछे तो ये होता है 3 पाई r स्क्वायर। अब r की जगह हमें क्या रखना है 7 रखना है, तो 3 गुणा 22/7 गुणा 7 गुणा 7, एक 7 से एक 7 कैंसिल और ये हो जाएगा 22 गुणा 3 गुणा 7 यानी 21 गुणा 22 और 21 गुणा 22 बहुत आसान निकल जाता है। अगर दो लगातार आने वाली संख्याओं को गुणा करना हो तो उसका सबसे बढ़िया तरीका पता है क्या है। ऐसे तो मैं इस एक संख्या को 8 प्रकार से गुणा कर सकता हूं, 8 प्रकार से, लेकिन सबसे इजी क्या है,
21 गुणा 22 दो लगातार आने वाली संख्याएं हैं, तो 21 का वर्ग करके 21 जोड़ दो या 22 का वर्ग करके 22 घटा दो। अगर आपको वर्ग याद है तो बहुत आसान है, नहीं तो फिर बचपन वाला वो तरीका ऊपर 21 नीचे 22 लिख के गुणा कर दो। वैसे 21 का वर्ग 441 होता है, उसमें 21 जोड़ते हैं तो 462 उत्तर आ जाएगा। या 22 का वर्ग 484 होता है, उसमें से 22 कम कर देंगे तो 462 आ जाएगा। अगला, एक अर्धगोले का आयतन इतना दे रखा है, इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। अर्धगोले का आयतन इतना है, इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब ये कैसे निकाला जाए, इसके लिए हमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। आयतन दे दिया, क्षेत्रफल निकालना है। अब आयतन से क्षेत्रफल डायरेक्ट तो निकलता नहीं है, कोई सूत्र तो होता नहीं है, तो आयतन से हम निकालेंगे त्रिज्या और त्रिज्या को फिर रखेंगे क्षेत्रफल में। तो चलिए, अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब, बराबर दे रखा है 19,404। यहां से हमें आर क्यूब निकालना है, तो बाकी सबको उधर भेज देते हैं। 19,404 गुणा ये 2/3 इधर जाकर 3/2 हो जाएगा, और ये पाई जो 22/7 होता है ये इधर जाकर 7/22 हो जाएगा। तो आपका आर क्यूब कितना आया, 19,404 गुणा 7×21 बटा 22 दूनी 44। अब बेटर रहता है आप इसमें 44 का भाग दे दो, और 44 का नहीं देना चाहते तो आप जैसे 11 का भाग दे दो, क्योंकि 44 के पाड़े में 11 आ जाता है। अब नॉर्मली हमें 44 का पाड़ा याद नहीं होता, भाई मैं कि किससे एक्सपेक्ट करूं, नहीं होता 44 का पाड़ा याद, तो कोई बात नहीं, आप 11 से तो काट ही सकते हो, तो 11 से काट दो। तो 19 में 11 का भाग दिया तो 11 1 कम 11 बच गया, 8 उतार लिया 4 भाग गया, 7 बार 11 7 77, 84 में से 77 गए तो 7 बच गया, 7 के आगे 0 ले गया 70, 70 में 11 का भाग 6 बार आ गया 66 बच गया, 4 उतार लिया चौका हो गया 44 भाग गया 4 बार, तो यह आ जाएगा आपके पास 11 का पाड़ा 1764, और इसमें 11 का पाड़ा 4 बार गुणा 21। अब आप यहां पे इसमें 4 का भाग तो दे सकते हैं, तो 17 में 4 का भाग 4 बार, 4 चौक 16 बच गया 1 उतार लिया 6 हो गया 16 भाग गया 4 बार आ गया 0 बच गया 0 उतार लिया 4 भाग गया 1 बार, 441 गुणा 21। और 441 एक्चुअल में देखा जाए तो 21 का वर्ग ही है, तो 21 गुणा 21 गुणा 21। मैं कभी भी संख्याओं को गुणा करके बहुत बड़ा नहीं बनाता, मैं उनको टुकड़े कर देता हूं। जब हम सीखने के उद्देश्यों की बात करते हैं या ब्लूम का वर्गीकरण देखते हैं तो वहां पे विश्लेषण आता है। विश्लेषण का मतलब होता है कि किसी भी सूचना या जानकारी को उसके छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना। तो मैं जानकारी को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता हूं, तो इससे मेरी कैलकुलेशन इजी हो जाती है। ये अपना तरीका है इसको इजी वे में करने का। तो यहां से त्रिज्या कितनी आई भाई, 21 आ गई। अब हमसे पूछा इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 3 पाई आर स्क्वायर, तो यह हो जाएगा 3 गुणा 22/7 गुणा 21 गुणा 21। 7 का पाड़ा 3 बार, तो यह हो जाएगा 3 3 9 गुणा 21 गुणा 22। अब आप थोड़ा सा याद करो कि पिछले क्वेश्चन में जब हमने 21 और 22 को गुणा किया था तो 462 आया था। बुद्धि की परिभाषा कहती है कि अपने गत अनुभवों से लाभ उठाने की योग्यता बुद्धि है। जब हमें पता है कि 21 गुणा 22 462 आया था, तो उसको 9 गुना ही तो करना है, तो 462 का 9 गुना कर दीजिए। अब 462 के 9 गुना में भी आपको दिक्कत आएगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 9 का पाड़ा बोलिए 4 बार, तो 9 चौक 36, तो ये तो हो गए पक्के पक्के 3600। अब 6 का पाड़ा 9 बार, 9 6 54। अब यहां 6 60 का काम कर रहा है, तो 4 400 का काम कर रहा था, 6 60 का काम कर रहा है, तो 3600 में 540 जोड़ेंगे तो 4140, और 9 दूनी 18, 4140 में 18 जोड़ेंगे तो उत्तर तो आएगा, ऐसी बात नहीं है, उत्तर तो आएगा। अब ये हमारे ऊपर है कि हम यहां पर अपने आप को भ्रमित कर लेते हैं या फिर अपना धैर्य बनाए रखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करते जाते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। एक गोले का वक्र पृष्ठ दे रखा है, इतना है, इसका आयतन पूछा है। तो कोई बात नहीं, गोले का वक्र पृष्ठ होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और ये दे रखा है 5544। कोई बात नहीं, हमें पहले इसकी त्रिज्या निकालनी है, तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5544 बट्टा में 4,
और ये जो पाई है मैं इसको नीचे लिखने के बजाय मुझे पता है कि पाई 22/7 होता है, तो जब उधर जाएगा तो ये 7/22 हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो, अब बात आती है अगली की, इसको सॉल्व कैसे करें। तो बहुत इजी है। देखो ये 11 का पहाड़ा 5 बार और ये 11 का पहाड़ा 4 बार, तो इसका मतलब है कि 5500 है वो 11 का पहाड़ा 500 बार है, और 44 जो है वो 11 का पहाड़ा 4 बार है। तो मैं 11 से काट दिया 2 बार और 11 से काट दिया 500 4 बार, तो ये हो जाएगा 504 गुणा 7/4 दूनी 8। अब इसमें 8 का भाग और दे देते हैं, तो 8 छिके 48, बच गया 2, हो गया 4, उतार लिया 4, हो गया 24, भाग गया 3 बार, तो ये हो जाएगा आपका 63 गुणा 7। तो ये हो जाएगा 63 को लिख दिया मैंने 7 गुणा 7 गुणा 9, क्योंकि 63 7 गुणा 9 होता है, और मुझे यहाँ स्क्वायर दिया हुआ है, तो 7 गुणा 7 और 9। तो जब r का मान निकालना है तो इसका वर्गमूल निकाल लो, इसका वर्गमूल आ जाएगा 7 गुणा 7 का तो 7 आ जाएगा, और 9 का वर्गमूल 3 आ जाएगा, तो आपका जवाब आ जाएगा 21। क्या आ जाएगा? 21 आ जाएगा। 21 आ गया। अब आपको पता है कि अगर इसकी त्रिज्या 21 है तो इसका आयतन कितना होगा, तो इसके आयतन का सूत्र लगा दीजिए 4/3 पाई, या मैं लिख देता हूं 4/3 22/7 गुणा 21 गुणा 21 गुणा 21। तो 7 21, 1 21 तो कट गया। अब आगे क्या बचा? 4 गुणा 22 गुणा 21 गुणा 21। बस इसको आपको मल्टीप्लाई करना है। अब इसको कैसे मल्टीप्लाई करना है, तो बहुत सारे तरीके हैं। एक तरीका इसका ये भी है कि 22 चौके 88 कर दो, और 21 गुणा 21 441 होता है, तो 441 का 88 गुणा कर लो। अब 441 का 88 गुना तो बहुत लंबा हो जाएगा, वो वैसे तरीके से करना पड़ेगा। मैं तो देखो मैथमेटिक्स का हूं, तो इसलिए मैं तो शॉर्टकट लगा देता हूं कि मैं 88 के बजाय अगर मैं इसका 100 गुना कर दूं तो 441 का 100 गुना होता है 44,100। लेकिन चूंकि ये 100 के बजाय 88 करना है, इसलिए 441 का 12 गुना कम कर देंगे। अब 441 का 10 गुना होता है 4410, और इसका दुगुना होता है 882। तो 4410 और 882, 4400 और 852, 10 और 82 92। तो ये आपका कितना हो गया भाई? 4410 और 800 यानी 5292। तो इसमें से अगर मैं 5292 कम कर दूं, तो इसमें से अगर 5000 कम करूं तो 39,100 बचेगा, और अगर इसमें से 200 और कम कर दूं या सीधा 300 कम कर दूं तो ये हो जाएगा 48,800, और 8 और दे देता हूं तो 48,808। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? हाँ ये देखो 38,808। अरे आएगा, उत्तर तो आता है, ऐसी बात थोड़ी उत्तर नहीं आता, आता है। लेकिन अगला सवाल बहुत शानदार है, बहुत शानदार सवाल है। अगर आपको कभी भी गोले के पृष्ठों का अनुपात देखकर अनुपात पूछे, मैं आपको बड़े इजीली, मतलब बिना पेन चलाए सवाल होगा कि अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 और 9 है तो ये 8 और 27 होगा। मतलब मैं सीधा उत्तर दे देता हूं 8 और 27 होगा। क्यों होगा? इसके पीछे रीजन है, मैं इसको यहां बता रहा हूं क्योंकि अगला सवाल बहुत छोटा है तो आराम से हो जाएगा। अच्छा, आप मुझे बताइए, 2 गोले हैं मेरे पास, उनका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? 4 पाई r1 का स्क्वायर। अगर मैं पहले की त्रिज्या r1 मान लूं और दूसरे की त्रिज्या अगर मैं r2 मान लूं, तो इनका अनुपात क्या हो जाएगा? 4 पाई r1 का स्क्वायर अनुपात 4 पाई r2 का स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप इसका अनुपात क्या दिया हुआ आपको? 4:9। ये आपको ऑलरेडी सवाल में दिया गया है। अब कॉमन सेंस लगाइए, 4 पाई कॉमन है। अनुपातों का नियम होता है जो राशि समान होती है वो कट जाती है, तो इसका मतलब आपके पास में r1 का स्क्वायर अनुपात r2 का स्क्वायर कितना आया? 4:9। इसका मतलब है कि त्रिज्याओं का जो वर्ग है वो 4:9 है। तो ऐसी स्थिति में त्रिज्याएं कितनी आ जाएंगी? तो 2:3, क्योंकि 2 का वर्ग 4 और 3 का वर्ग 9। अब हमें पूछा है कि इनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। अब यहीं से मैं आपको आयतनों का अनुपात निकाल के बताता हूं। आयतनों का अनुपात का सूत्र होता है 4/3 पाई r1 का क्यूब अनुपात 4/3 पाई r2 का क्यूब। एक बार समझ लो, फिर दोबारा समझने की जरूरत नहीं है। अब आप ध्यान से देखें तो 4/3 पाई तो कॉमन है, तो वो तो कट गया। तो आपके अनुपात क्या है?
R1 का क्यूब अनुपात R2 का क्यूब, तो R1 है 2, R2 है 3, तो 2 का क्यूब 8 और 3 का क्यूब 27। सीधा उत्तर 8 27। तो इसलिए अगर ऐसे सवाल में अगर कभी भी दिया जाए जैसे पृष्ठ क्षेत्रफल से आयतन या आयतन से पृष्ठ क्षेत्रफल आ गए, घबराने की जरूरत नहीं है। पृष्ठ क्षेत्रफल हमेशा वर्ग होता है, याद रख लेना, और जो आयतन होता है वो घन होता है। तो घन देकर वर्ग पूछे या वर्ग देकर घन पूछे, बहुत आसान हो जाएगा। जैसे अगर ये 16 और 25 होते तो मैं सीधा बोलता 4 का वर्ग 5 का वर्ग, तो आयतन पूछ लेता तो 4 का क्यूब 5 का क्यूब 64 125। उल्टा सीधा कैसे भी पूछ ले, सबसे आसान सवाल होते हैं। अब ऐसे सवाल भी मैंने देखे हैं, आरपीएससी में भी देखे हैं और हर एग्जाम में देखे हैं। आपको अगर ये बोल दिया जाए कि एक गोले की त्रिज्या बढ़ा दी जाए तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितना फर्क पड़ेगा या उसके आयतन में कितना फर्क पड़ेगा, ये मैं बहुत इजी तरीके से बताता हूं। कैसे, देखते हैं। ये कह रहा है कि एक गोले की त्रिज्या को 50% बढ़ा दिया गया, कोई बात नहीं, हम ये मान लेते हैं। अच्छा, क्या पूछा है? संपूर्ण पृष्ठ पूछा है। आयतन भी पूछ सकता है, मैं आपको दोनों एग्जाम्पल दे दूंगा, आयतन का भी दे दूंगा और वो भी दे दूंगा। चलिए आप मुझे बताइए, पृष्ठ क्षेत्रफल का आयतन होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ये इसका सूत्र होता है। अब ये मान लें, क्योंकि प्रतिशत वृद्धि करनी हो या प्रतिशत में कमी होती है तो आधार हमेशा 100 मानते हैं। तो अगर मैं मान लूं कि पहले त्रिज्या 100 थी तो पुराना पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 4 पाई 100 गुणा 100, और नया क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई गुणा 150 गुणा 150। क्यों भाई, यही तो होगा। अब ये तो आपको बताने के लिए लिया है, बाकी मैं नहीं लेता। अब देखो 4 पाई कॉमन है, काट दिया तो आपके पास क्या बच गया? 100 गुणा 100 और 150 गुणा 150। अब आपको प्रतिशत में अगर उत्तर निकालना है तो इधर 100 रखना है, तो 1 2 0 से 2 0 कट गए, तो इधर क्या रह गया? 100, और ये हो जाएगा 15 गुणा 15 225। तो अगर पुराना पृष्ठीय क्षेत्रफल 100 था तो नया पृष्ठीय क्षेत्रफल 225 हो गया, तो कितना बढ़ गया? 125। इतना आसान तरीके से इसको किया जा सकता है, इतना आसान तरीके से इसको किया जा सकता है, मैं आपको बता रहा हूं। तो ये आपके घनाभ में, ये गोले में ऐसे सवाल आते हैं। हालांकि जो आरपीएससी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो अभी लेने बाकी हैं, वो मैं अगले एपिसोड में लूंगा, क्योंकि आज हमने गोला अर्धगोला पढ़ा, अगले में हम बेलन और शंकु को पढ़ेंगे और उसके बाद हम इसके क्वेश्चंस लेंगे। ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से 3 क्वेश्चन आने हैं और 3 क्वेश्चन के लिए इतना समय देना तो जरूरी है। धन्यवाद, जय हिंद।